Hello. Chalo, we'll start. Okay. So yesterday we went till. तो yesterday हमने ये यहाँ तक किया था 606 तक. Now 609. Note it down. 609. इकोनॉमी के आपके कम क्वेश्चन आते हैं. ओके. जैसे आज मैंने ऑफलाइन भी इकोनॉमी कराना था तो बच्चों ने मना कर दिया कि इकोनॉमी से अच्छा हिस्ट्री कराओ पहले ऑफलाइन में. सो हिस्ट्री कराएंगे वहां पे, बट करना तो है ही. ठीक है. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट योर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसके बारे में देखो. तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था आपको ये पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दैट इज थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग आरबीआई आपका क्या हुआ है, बना है. ठीक है. और आरबीआई पहली जो मीटिंग है आरबीआई की दैट इज 1 अप्रैल 1935. ठीक है. तो आरबीआई ने पहली अपनी मीटिंग की है 1 अप्रैल 1935. ठीक. ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई. तो आरबीआई के पहले गवर्नर बनते हैं ऑसबॉर्न स्मिथ. ऑसबॉर्न स्मिथ. और ये बनता है आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन ये आता है आरबीआई का फर्स्ट इंडियन गवर्नर. ये तो गोरा है ना. ठीक है. अब क्वेश्चन है आरबीआई का फर्स्ट इंडियन गवर्नर. तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. तो इसका नाम है C.D. देशमुख. तो ही इज नोन एज C.D. देशमुख. आपके नीचे लिखा भी हुआ है C.D. देशमुख. तो ये जो आदमी है ये आरबीआई का फर्स्ट इंडियन गवर्नर है. ठीक है. अब दो सिंपल क्वेश्चन देखो. अब देखो अभी पता क्या है, अभी थोड़ा वास्ट होगा बट मैं उसको वास्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपके लेवल पे वो जरूरत नहीं है. आप इतना आपको समझ आ गया. अब दो चीजें आपको मैनेज करनी है, दो चीजें आपको समझनी है. दैट इंडिया में दो तरह की पॉलिसी है. एक पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है. एक पॉलिसी का नाम होता है फिस्कल पॉलिसी. सो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी. आप सिर्फ इतना याद रखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये देता है आरबीआई. सो मॉनेटरी पॉलिसी कौन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.
और मॉनेटरी पॉलिसी से होता क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखना है मनी सप्लाई को, ये इंपैक्ट करता है मनी सप्लाई को। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो आरबीआई कुछ ऐसा करेगा, कुछ ऐसा काम करेगा कि पैसा कम होगा, और अगर पैसा कम है तो आरबीआई कुछ ऐसा काम करेगा कि पैसे को बढ़ोतरी देगा, कि पैसा बढ़ेगा। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई देता है और मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई को मैनेज किया जाता है। अगर ज्यादा है तो कम किया जाता है, और अगर कम है तो ज्यादा किया जाता है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन देता है? आरबीआई। अब क्वेश्चन ये आता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव क्या है? बस एक चीज आपको याद करनी है आपके लेवल पे, क्योंकि एपीएसएसबी का पेपर है। आपने याद करना है मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, महंगाई। तो इन किसको कंट्रोल किया जाता है? इन्फ्लेशन, महंगाई। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी से क्या इंपैक्ट है, या मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज को कंट्रोल करती है? तो उसका डायरेक्ट आंसर आएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। गर्मी होगा ना। अब अगला है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बात करता है टैक्स की, कितना टैक्स लगाना है, किस पे टैक्स लगाना है, टैक्स कैसे बढ़ाना है। और फिस्कल पॉलिसी इट आल्सो टॉक्स अबाउट एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर करना है, कहां करना है, कितना करना है, कैसे करना है। तो फिस्कल पॉलिसी आल्सो टॉक्स अबाउट योर एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो फिस्कल पॉलिसी है, ये क्यों है कि इसका मेन पर्पस है ग्रोथ। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का मेन पर्पस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, फिस्कल पॉलिसी का मेन पर्पस है ग्रोथ को मैनेज करना, ग्रोथ को कराना। ठीक है, सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब ये देखो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ अब आपके टूल्स हैं, जरा समझो। अब इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीआरआर। सीआरआर क्या है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना ध्यान रखो कि सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है। सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो। जब आप एपीसीएस की तैयारी करोगे फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा कि कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या है। ठीक है। एसएलआर, एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये आपको फुल फॉर्म आ जाएगा, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आगे देखो लिखा कहीं पे रेपो रेट। रेपो, रेपो की भी फुल फॉर्म देखो, रेपो की फुल फॉर्म है रीपरचेज ऑब्लिगेशन। रेपो की फुल फॉर्म देखो, रीपरचेज ऑब्लिगेशन। सो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेपो, रीपरचेज ऑब्लिगेशन। ठीक है। अब बैंक रेट, इसकी तो फुल फॉर्म नहीं पूछेगा वो, रिजर्व रिवर्स रेपो रेट, नाम से क्लियर है रिवर्स। रेपो का मतलब रीपरचेज ऑब्लिगेशन, रेट का मतलब रेट। आगे देखो एक वर्ड लिखा है ओएमओ, और ये क्वेश्चन आपके यूडीसी में भी आया था 2 साल पहले, और उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा था ओएमओ की फुल फॉर्म क्या है। तो ओएमओ की फुल फॉर्म होती है ओपन मार्केट ऑब्लिगेशन, और वी कुड से ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है। ऐसे ही एमएसएफ, एमएसएफ इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है।
और आपको ये सब पता होना चाहिए, ये सारे रेट्स, और ये सिंपल क्वेश्चन आता है, CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये कौन डिसाइड करता है? तो दिस इज डिसाइडेड बाय RBI। तो साइड पे एक नोट लिख लो, ये जितने रेट्स हैं, ये कितना रखना है, कितनी रेशो रखनी है, कितनी परसेंटेज रखनी है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय RBI। और ये जितने रेट्स हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इज इट ओके? चलो, अब आओ 6, क्या है ये सबका, नहीं, देखो, अब इसका मतलब अगर समझने लग गए ना, वो बहुत लंबा हो जाएगा, वो समझ नहीं आएगा, उसके लिए हमें पूरी बैंकिंग पढ़नी पड़ेगी पहले, ऐसे सीधा मतलब नहीं जरूरत आपको। दिस कोर्स इज फॉर APSSB, वो मैंने आपको पहले ही अनाउंस कर दिए, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। आज हमारा फिर दो, कम से कम वी नीड 2 लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। तो जब आप APCS की तैयारी करोगे, फिर उसमें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? आई प्रॉमिस यू, उसमें आपको मैं समझा दूंगा। इज इट ओके? कौन है ये जिसको मतलब समझना है? देख लेते हैं। हाँ, दादे नालू, तो समझा, देखो, अगर मैंने मतलब समझा दिया तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो मेरे को फोन फोन पे कभी पूछ लो, ठीक है? चलिए, अब ये चीजों को समझो, एसेट क्या होता है, एसेट, ठीक है? जितनी जरूरत है उतने मैं आपको समझा दूंगा। अब अंडरस्टैंड द मीनिंग एसेट, ये बैंक है, दिस इज अ बैंक, और ये हम मान के चलते हैं तादे नालो, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये है तादे नालो, ठीक है? तादे नालो। अब ये बैंक के पास अपना पैसा नहीं होता है, बैंक में लोग पैसा रखते हैं। लेट्स से बैंक के पास 1000 रुपीज है, अब बैंक ने ये पैसा आगे तादे नालो को लोन पे दे दिया, समझा? अब अगर देखा जाएगा, बैंक चाहता है कि जो मैंने पैसा तादे नालो को दिया, वो पैसा मेरे को वापस आए, और उसके साथ मेरे को इंटरेस्ट भी वापस आए, यही बैंक का इंटरेस्ट है। सो दिस इज नोन एज एसेट। हम ये बोलेंगे ये 1000 रुपीज बैंक का एसेट है, क्योंकि बैंक ने ये पैसा किसको दिया, ये 1000 रुपीज। अब मेरे को ये बताओ, तादे नालों के लिए 1000 रुपीज क्या है? क्योंकि तादे नालों को ये 1000 रुपीज वापस करने हैं, तो अब ये तादे नालों के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा उसको वापस करना है। ही इज लायबल टू पे बैक टू द बैंक 1000 रुपीज along with its interest। तो जैसे ये देखो, आपके यहाँ पे लिखा भी हुआ है 616 में, नंबर 1 एसेट, एसेट का मतलब है लोन, और इसी के आगे एक वर्ड और लिखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो, मैंने तादो नालो को 1000 रुपीज दिया, और मैं क्या चाहता हूं कि ये 1000 रुपीज मेरे को वापस आए, और इस 1000 रुपीज पे मेरे को इंटरेस्ट भी वापस आए, तभी ये एसेट परफॉर्म करेगा ना। और कई बार क्या होता है, ये पैसा गायब हो जाता है, ये पैसा लॉस में चले जाता है। तो जो आपका एसेट है, ये जो 1000 रुपीज जो आपका एसेट है, ये नॉन परफॉर्मिंग हो गया, ना तो ये पैसा वापस आया, ना इस पे इंटरेस्ट वापस आया, तो ये लॉस हो गया। तो जो ऐसा पैसा लॉस हुआ उसको बोलते हैं NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है? समझ आ रहा है? हाँ जी। अब आगे देखो, अकाउंट्स, तो दो तरह के अकाउंट होते हैं। अगर आपने अपना सेविंग अकाउंट भी चलाया है कभी,
या कभी आप बैंक जाओ, बैंक जाके एटीएम को यूज करो, तो जब आप एटीएम को घुसाते हो तो आपको ऑप्शन आती है कि पैसा आपको करंट अकाउंट से निकालना है कि पैसा आपको सेविंग अकाउंट से निकालना है, आती है ना ऑप्शन। अब दिमाग में बस एक चीज याद रखो, जो करंट अकाउंट है वो कंपनीज का होता है, कंपनीज का होता है, और उसमें हम कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितनी मर्जी उसमें हम क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अगर कई बार हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी हम बैंक से उधार लेकर अपने अकाउंट को चला सकते हैं, तो दिस इज नोन एज करंट अकाउंट। और सेविंग अकाउंट, जो आपका अकाउंट होता है बैंक में, दैट इज अ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है कि लिमिट लगी हुई है, आप एक दिन में 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हो, आप उतना ही निकाल सकते हो जितना आपके अकाउंट में है। सो दैट इज व्हाट इज योर सेविंग अकाउंट। तो बस आप दो चीजें याद रखो, जब आप एटीएम को घुसाते हो तो दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है और सेविंग अकाउंट होता है। अब आता है डिपॉजिट। देखो, अब कई बार आप बैंक से एग्रीमेंट करते हो, सर मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा और ये आप कर दो फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको आपको पता भी होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज एफडी। और आप कहते हो कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट कर दो 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो आपकी मर्जी है। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब ये हुआ अब ये पैसा आप निकाल नहीं सकते हो, और बैंक कहता है आपको कि फिक्स्ड डिपॉजिट कराओ, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में अब आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। दिस इज नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट। अब क्वेश्चन ये है कि फिक्स्ड डिपॉजिट तो तभी होगा जब आदमी के पास 5 लाख रुपया होगा, इसीलिए देखो अगली टर्म लिखी हुई है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि आपने बैंक के साथ एग्रीमेंट कर दिया कि मैं हर महीने आपको 20,000 रुपीज दूंगा, रिकरिंग, हर महीने 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, और वो आप डिपॉजिट में रखो, वो आप मेरी सेविंग रखो, तो दैट टाइप ऑफ अकाउंट इज नोन एज रिकरिंग डिपॉजिट, विच इज ऑल्सो नोन एज आरडी। तो दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, वन इज एफडी विच इज फिक्स्ड डिपॉजिट, सेकंड इज आरडी विच इज नोन एज रिकरिंग डिपॉजिट। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसमें 617 काट दो, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि इसका मतलब अभी मत समझो, अभी समझ भी नहीं आएगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आप अपने लेवल पे बस इसकी फुल फॉर्म याद रखो, SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। और ये बताता कौन है? आरबीआई। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किस पॉलिसी का पार्ट है बताओ? मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, बस आप ये 3 वर्ड याद रखो, ठीक है। अब देखो ये डिमांड और टर्म लायबिलिटी क्या है, एक होती है डिमांड लायबिलिटी और एक होती है टर्म लायबिलिटी। सुनो ध्यान से, देखो ये बैंक है, अब बैंक के पास अपना पैसा तो नहीं है, हमने बोला ये पॉपुलेशन है, ये कंट्री है, अब कंट्री के लोगों ने बैंक को पैसा दिया, अब सपोज करो बैंक के पास 10,000 रुपीज है, अब बताओ बैंक के लिए ये लायबिलिटी होगी ना, बैंक ने इन लोगों को पैसा वापस करना है ना, ये 10,000 रुपया इन लोगों का एसेट हो गया, बट बैंक की लायबिलिटी होगी। अब हमने बोला बैंक पे कितनी लायबिलिटी है, बैंक ने कितना पैसा लोगों को वापस करना है, और ये जो लायबिलिटी है बैंक की, ये दो तरह की होती है, एक होती है डिमांड लायबिलिटी, डिमांड लायबिलिटी, जैसे आपका एटीएम कार्ड, आपके जो अकाउंट में पैसा पड़ा है वो आप किसी भी टाइम पे जाकर एटीएम कार्ड घुसाते हो और पैसा मांगते हो कि मेरे को मेरा पैसा दे दो, दैट इज डिमांड लायबिलिटी। और एक होती है टाइम लायबिलिटी,
टाइम लायबिलिटी का मतलब आपने बैंक में एफडी करा दी, फिक्स डिपॉजिट करा दिया। फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आपने 1 साल का करा दिया, अब 1 साल तक यू कैन नॉट डिमांड फ्रॉम बैंक, अब वो 1 साल तक बैंक के पास रहेगा, तो दैट टाइप ऑफ लायबिलिटी इज नोन एज टाइम लायबिलिटी, उसको बोलते हैं टाइम लायबिलिटी। हो गया? सो दो तरह की लायबिलिटी है बैंक के ऊपर, एक होती है डिमांड लायबिलिटी, सेकंड होती है टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी का मतलब आप किसी भी टाइम पे जाके जितना आपका अकाउंट में पैसा आप निकाल सकते हो, दिस इज डिमांड लायबिलिटी, और बैंक आपको मना नहीं करेगा, बैंक को वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा। टाइम लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी में आपने बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि आई एम गिविंग यू दिस मच मनी फॉर 5 years, और उसके ऊपर मेरे को ब्याज दो, उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट दो, तो दैट इज नोन एज टाइम लायबिलिटी। तो बैंक को वो पैसा वापस करना है, बट 5 साल के बाद करना है, तो दैट बिकम्स योर टाइम लायबिलिटी। अब क्लियर हो गया? अब 620 भी आओ। अब रेपो रेट क्या है, सुनो जरा ध्यान से। रेपो रेट का मतलब ये है कि दिस इज आरबीआई, ये आरबीआई है, ये बैंक है। अब बैंक को पैसे की जरूरत है, तो बैंक आरबीआई से पैसा लेगा, और जब आप किसी से पैसा लेते हो तो गारंटी भी देते हो ना, तो बैंक इसको कुछ गारंटी देगा। तो ये जो आरबीआई पे, आरबीआई बैंक को पैसा फ्री में थोड़े देगा, तो वो तो कहेगा मैं तेरे 5% लूंगा, 6% लूंगा, 4% लूंगा। सो दिस इज योर रेपो रेट, इसको बोलेंगे रेपो रेट। और बाई चांस, बाई चांस जब आरबीआई बैंक से पैसा लेगा उधार पे, आरबीआई टेकिंग फ्रॉम बैंक, नाउ दिस विल बिकम रिवर्स रेपो रेट, ये बनेगा रिवर्स रेपो रेट। ये अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जितना लिखा है मैं सिर्फ उतना ही समझा रहा हूं, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। अब कई बार बैंक को इमरजेंसी में पैसा चाहिए, बिल्कुल इमरजेंसी, अभी का अभी, ठीक है, विद इन नो टाइम। आरबीआई कहेगा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं आपको अभी पैसा दे दूंगा, और आपको मेरे को कुछ गिरवी भी देने की जरूरत नहीं है, बट शर्त ये रहेगी, लेट्स से नॉर्मल में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, बट अगर आपको अभी पैसा चाहिए, आप कुछ गारंटी में भी नहीं दे रहे हो, अब मैं आपको पैसा दूंगा एट 9%, ऐसे ही होगा ना, इमरजेंसी का फायदा उठा रहा है। तो ये जो रेट है 9%, दिस इज नोन एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, ठीक है? बस इतना याद रखो। अब मैंने बहुत लेमैन की तरह समझाने की कोशिश की है, एज अ इकोनॉमिस्ट नहीं की है। क्या हो गया? लेजर सर, इज रेपो रेट सेम फॉर ऑल बैंक्स, बी इट प्राइवेट और गवर्नमेंट? यस यस, उन डिटेल्स में मत जाओ, ठीक है? रेपो रेट सेम रहता है सारे बैंक्स के लिए। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट इज योर एमएसएफ। अब 624 देखो, 624 में वो बात कर रहा है एलएएफ। बस आप सिंपल एक वर्ड समझो, एलएएफ का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएएफ का मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बस, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। इज दिस ओके? क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा जंप करो, क्योंकि आई डोंट वांट टू गो विद फिस्कल पॉलिसी टुडे, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब थोड़ा जंप करो,
and come to this part, come to your 670, come to your 674, 674 पे आओ। अब जो मिसिंग है वो मिस नहीं कर रहे हैं, वो हम कल करेंगे, क्योंकि एक दिन में एक ही पॉलिसी पढ़ो। मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ी है, आरबीआई देता है, उसके कुछ टूल्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और उसका मेन काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये हमने अब तक पढ़ा है। नाउ कम टू 674। अब 674 में सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट प्लानिंग कमीशन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्लानिंग कमीशन अभी तो नहीं, अब कुछ लिख लो, पॉलिटी की क्लास में पढ़ाया जाता है, अब तुम कुछ लिख लो, पहले लिखो। जो प्लानिंग कमीशन है 1950, पहले एक वर्ड लिख लो 1950, आगे लिखो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेच्यूटरी बॉडी। तो प्लानिंग कमीशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, ना ही उसका कोई लॉ बना था, तो इट वाज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेच्यूटरी बॉडी। तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और नॉन स्टेच्यूटरी बॉडी है। अब लिखो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो जो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है वो होता है, कौन होता है बताओ? तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब लिखो फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अगर फर्स्ट चेयरमैन आएगा तो जवाहरलाल नेहरू, नोट कर लो, फर्स्ट चेयरमैन आएगा तो जवाहरलाल नेहरू। और अगर आएगा फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन तो नोटेड डाउन, केसी नियोगी, केसी नियोगी, NEOGI। अब ये लिखो 2014, इन 2014 प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन एंडेड। और प्लानिंग कमीशन का लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन का लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन, अरे चेयरमैन तो वो हो जाएगा ना, मनमोहन सिंह। प्लानिंग कमीशन का लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन वो सरदार जी थे, आपने देखा होगा, उल्टी पगड़ी डालते थे, मोन्टेक सिंह आलूवालिया। नोटेड डाउन, मोन्टेक सिंह। सो प्लानिंग कमीशन के लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन वाज मोन्टेक सिंह। अब ये भी लिखो। अब क्वेश्चन ये है कि जब प्लानिंग कमीशन हटा तो अब क्या बना? तो प्लानिंग कमीशन जब हटा अब बना नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। ठीक है, तो अभी आपने लिखना है चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग बना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, और वी कुड से फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, उसको सर्च कर लेना। और ऐसे ही आज का भी आपको देखना है, तो चेयरमैन तो नरेंद्र मोदी होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, और डेप्यूटी चेयरमैन कौन है नीति आयोग का, वो गूगल कर लेना प्लीज, उसको गूगल करना, हु इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। राजीव कुमार है क्या? हो गया, चलो अब आओ जरा, अब प्लानिंग कमीशन आओ 674 पे। क्या है, जो भी है आपको गूगल कर लो, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग।
पहले राजीव कुमार था, चेंज हो गया क्या? एपीएसएसबी में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, फैक्ट्स, ठीक है, इसीलिए थोड़ा जीके मुश्किल लगती है, फैक्चुअल। जैसे मैं पूरा समझता हूं कि जब तक आपको ये नहीं पता है तब तक आप सीआरआर क्या याद करोगे, आई अंडरस्टैंड, बट फिर उसके लिए मेरे को 2 दिन चाहिए। फिर आप बोलोगे सर तो इकोनॉमिक्स को इतना दिन लगा दिया, हिस्ट्री को इतना दिन लगा दिया, समझ रहे हो? और मैं ये सारी गलती इंस्टीट्यूट्स की निकालता हूँ, 2-2 महीनों में कैसे हो सकता है, नहीं होता है। और वो एक आदमी के दिमाग में डाल दिया। अब हम जब आदमी को बोलते हैं नहीं 3-4 महीने का कोर्स होगा, वो एग्रेसिव हो जाता है, बता ऐसा कैसे हो जाएगा, पढ़ना ही नहीं चाहता है। चलिए, अब अब देखो कहीं पे लिखा हुआ है विश्वेश्वरैया प्लान, मार्क करो, विश्वेश्वरैया प्लान। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विश्वेश्वरैया प्लान कब आया, 1934। तो ये जो विश्वेश्वरैया प्लान है दिस केम इन 1934। ऐसे ही कांग्रेस प्लान आया था 1938, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस ने फिर एक कमेटी भी बनाई थी, वर्ड लिखा हुआ है नेशनल प्लानिंग कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, नोट इट डाउन, जवाहरलाल नेहरू, तो ही वाज द मेंबर ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी। अब ये क्वेश्चन बॉम्बे प्लान, तो बॉम्बे प्लान कुछ नहीं था, बॉम्बे में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट रहते थे, जमशेदजी टाटा एंड वो सारे, ठीक है। और उन्होंने एक प्लान दिया कि जब इंडिया आजाद होगा ऐसा करेंगे, तो दैट इज नोन एज बॉम्बे प्लान। और बॉम्बे प्लान कब आया, 1944। और देखो लिखा भी हुआ है इंट्रोड्यूस्ड बाय 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। और उनका प्लान क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करनी है, ठीक है। अब गांधीयन प्लान, गांधी की आइडियोलॉजी पे प्लान, इंडस्ट्री कैसे होगी, एनिमल हस्बेंड्री कैसे होगी, एग्रीकल्चर कैसा होगा, तो उसको बोला गया गांधीयन प्लान। और इसको इंट्रोड्यूस किया श्रीमन नारायण। और ये जो प्लान है दैट वाज डिपेंडेंट ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। समझ आ रहा है? पीपल्स प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पीपल्स प्लान। इसको इंट्रोड्यूस किया था 1945, ठीक है। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय M.N. रॉय, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय M.N. रॉय। क्लियर हो गया? सर्वोदय प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वोदय प्लान। फाउंडर थे जयप्रकाश नारायणन, 1950। हो गया। अब ये देखो 680 में ये सब हमने डिस्कस कर लिए। प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था, उसके फर्स्ट चेयरमैन मैंने आपको बता दिया जवाहरलाल नेहरू हैं। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन, वो गलती से मेरे मुंह से केसी नियोगी निकल गया, वो डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन है गुलजारी लाल नंदा, उसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज। और ये भी मैंने आपको बता दिया था, देखो 680 में वर्ड लिखा हुआ है, इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल
नॉन स्टेचुटरी बॉडी, ये भी बता दिया। ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ना ही ये आपके किसी लॉ में लिखा हुआ है, स्टेच्यूट में भी नहीं लिखा हुआ। सो इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेचुटरी बॉडी। ऐसे ही 1952 में हमने बनाई थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, वो आज भी है। एनडीसी में सेंटर की गवर्नमेंट है और सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सारी एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, और उसका चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर है, मार्क कर लो। एनडीसी का चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर है। और ये भी मैंने आपको बता दिया 2014 के इलेक्शन के बाद, देखो 1 जनवरी 2015 प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया और प्लानिंग कमीशन की जगह आया नीति आयोग। और इसका फुल फॉर्म बहुत पूछता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया, इसका चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन होता है, वो आपको गूगल करने को बोल दिया, उसको देख लो। आप जितना मैं बोल रहा हूं उतना याद रखना। कहीं पे लिखा है हाथोद दामोर मॉडल, ये इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, और इट इज ऑल्सो नोन एज हैरोड डोमर मॉडल। और एक चीज और लिख लो, इसका मेन फोकस वाज एग्रीकल्चर, इसका मेन फोकस वाज एग्रीकल्चर। इसीलिए देखो इसी 5 ईयर प्लान में हमने ये सारे डैम्स बनाए हैं। भाखड़ा, इसके आगे लिखो भाखड़ा डैम इज ऑन रिवर सतलुज, भाखड़ा डैम ऑन रिवर सतलुज, मार्क करो। हीराकुड ऑन रिवर महानदी, ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। हीराकुड डैम इज ऑन महानदी। मेट्टूर, दिस डैम इज ऑन रिवर कावेरी। दामोदर, दिस डैम इज ऑन रिवर दामोदर। इसके आगे लिखो, ये जो दामोदर डैम है, दिस इज, ये इंडिया का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। और रिवर दामोदर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल। सो रिवर दामोदर इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने ये सारे डैम्स बनाए ताकि इरिगेशन हो, एग्रीकल्चर हो, हमें खाने को कुछ मिले, ये सारी चीजें। ओके, अब सेकंड 5 ईयर प्लान मार्क करो, सेकंड 5 ईयर प्लान। अच्छा, एक साइड पे चीज भी लिखो, ऐसे ही भूल जाऊंगा। ये जो 5 ईयर प्लान है, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसएसआर। 5 ईयर प्लान वी हैव टेकन फ्रॉम रशिया। 5 ईयर प्लान वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, वी हैव टेकन इट फ्रॉम रशिया। ठीक है, अब सेकंड 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्री, और इसमें अब हमने 5 बड़े बड़े स्टील इंडस्ट्री लगाई ताकि हमारे पास आयरन से स्टील बने और स्टील बना के हम ब्रिज, रोड एटसेट्रा बना सकें, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ये सब कुछ नहीं था, तभी तो इकोनॉमी चलनी थी। थर्ड 5 ईयर प्लान, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में गैडगिल योजना, दिस इज ऑल्सो नोन एज गैडगिल योजना। फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या किया, पहले जो इंडिया के बैंक थे, दैट इज इन 1969, ये बैंक प्राइवेट थे। तो 1969 में इंदिरा गांधी के टाइम में
तो हमने बैंकों को सरकारी बैंक बना दिया, नेशनलाइज कर दिया, सरकारी बैंक बना दिया। ठीक है, तो बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। नोटेड डाउन 1969 14 बैंक्स, 14 बैंक्स को सरकारी बना दिया गया। जैसे अब मोदी बेच रहा है ना, तो उस टाइम में सरकार ने बैंक्स अपने कब्जे में ले लिए थे। अरे तभी तो अरुणाचल सिक्किम में बैंक्स खुले हैं। अगर प्राइवेट बैंक होते तो अरुणाचल में बैंक ही ना आता। सरकारी है तो बैंकार है। तो 4th 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आई। नोटेड डाउन, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति। फिफ्थ 5 ईयर प्लान कहीं पे लिखा है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। इसमें इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। नोटेड डाउन, इंदिरा गांधी गेव अ स्लोगन, गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाने के लिए शी प्रपोज 20 पॉइंट प्रोग्राम। नोटेड डाउन, और यही क्वेश्चन आता है, गरीबी हटाओ स्लोगन किस प्लान में दिया गया था? फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और उसमें कितने उसके पॉइंट थे, कितने पॉइंट प्रोग्राम था? 20 पॉइंट प्रोग्राम था। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। अब सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में आया नबार्ड, NABARD। इसकी फुल फॉर्म भी लिख लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जमीन और आसमान के बीच में क्या हुआ है? पानी दे दो। मतलब मेरा भैया, मतलब कौन मेरा भैया? ठीक है, दो दो तो दे दो। अभी सारे काट दे। देबू। अच्छा, अब लिखो टोटल प्लान क्या कितने जाने आए। की तो बात टोटल है। प्लान गणेश फॉर जान 12। मेरा गाड़ी के सामान भी पूछ जो लास्ट प्लानिंग कमीशन जब खत्म हुआ तो टोटल वो 12th प्लान था। नोटेड डाउन, बीजा हुआ है ना। सो इट वाज द 12th प्लान। सिक्स 5 ईयर, सिक्स प्लान कौन सा? अरे सिक्स प्लान में नबार्ड, सिक्स प्लान में नबार्ड आया, नबार्ड, NABARD। ठीक है, और आपने ये याद रखना है कि जब प्लानिंग कमीशन हटा तो इंडिया के पास टोटल 12 प्लान थे। तो लास्ट प्लान वाज 12th प्लान, बस, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लास्ट प्लान वाज 12th प्लान। हो गया, चलो। सो आज का काम खत्म हो गया। अब कल हम पहले फिस्कल पॉलिसी पे जाएंगे, फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, फिर आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो। आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ डाउट्स है तो पूछो। तरम पाबिन, मॉन्स्टर तो नहीं पिला रहा है क्या यार? तरम पाबिन 130 रुपया नहीं दे पा रहा है, इतना पढ़ रहा है इकोनॉमिक्स। तरम पाबिन, केन अपना ऑडियो ऑफ करके बैठा करो। केन, अच्छा चलो बताओ, केन किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? केन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। केन, बेटवा, समझ रहे हो? तरम पाबिन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। तरम, तरम पाबिन सो गया है? कालुंग भाई, कालुंग भाई भी है। अच्छा, तुम में से कोई आदमी मेचुका वगैरह का है?
मेचुका, अनिनी, कोई मेरे को अपना एरिया क्या? दिखाएगा? जो रहा क्या करेगा मतलब? तो पानी। अर्जुन जाएगा हाँ, क्या जरूरी है जाने? हेलो क्या मेचुका सर, चलो। अब रंजन, जब हम जाएंगे तो मेचुका तुम्हारे घर जाएंगे, ठीक है? क्या स्टिकर? ठीक है रंजन, क्या रोहित इमोजी? लेके जाएगा? नहीं रहते हैं कार में। रोहित ओ, रोहित रंजन की क्या ट्राइब है? मेम्बा। रोहित ओए, लेकर जाएगा ना? क्या जो? सेवन कि हम बाद में गला सर में को बुक्के भूल घूम जाए। लेते हैं। मुझे क्लास खत्म नहीं होगा। करम पाबिन तो मॉन्स्टर नहीं पिला रहा। यहाँ से म्यूट कर देगा सबको, ये देखो। हमने कर दिया केन को म्यूट, ठीक है? कल से हमको बता देना, हम म्यूट कर दें। चलो, फिर आप मेचुका लेकर जाएगा रंजन, ठीक है? रंजन के घर रहेंगे 4-5 दिन। तरम पाबिन कहाँ का है? तरम पाबिन, चलो, टेक केयर, एंजॉय योर डे। अलोंग, आलो तो हम गए, आलो खंबा, वहां पे कोजी, कोजी रिजॉर्ट, खंबा, कामकी, युंगो रिवर। चलो, बाय, टेक केयर।